हेलो। तो अब हम आ गए हैं भाग 2 पर हमारे दूसरे अध्याय के और हम पढ़ने वाले हैं अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बिना वक्त जाया करे। हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि अम्ल और क्षार दोनों के क्या क्या रासायनिक गुण होंगे और ये क्या अभिक्रिया करेंगे अलग अलग पदार्थों के साथ में। आगे बढ़ते हैं। धातुओं के साथ अम्लों और क्षारों की अभिक्रियाएं। जिंक ग्रैन्यूल्स तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। चूंकि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, इसलिए जब माचिस की तिल्ली जलाई जाती है और परखनली के करीब लाई जाती है तो वह एक पॉपिंग ध्वनि के साथ में जलती है। मतलब जब हम सल्फ्यूरिक एसिड जो कि है हमारा H2SO4 उसके साथ में हम जब जिंक को डालते हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़े जिंक के, उसको जब हम H2SO4 में डालते हैं तो हमको मिलता है जिंक सल्फेट। ठीक है, और उसके साथ में हमारे पास में एक गैस होती है, वो गैस है हाइड्रोजन गैस। अब हमको ये जानना जरूरी है कि हाइड्रोजन जो है वो एक ज्वलनशील गैस है, मतलब ये आसानी से आग पकड़ लेती है। तो जब हम ये गैस ऐसे बाहर निकलेगी हमारी परख नली से, उसके पास में जब हम मोमबत्ती लाएंगे तो क्या होगा, एक बहुत ही ज्यादा पॉप साउंड के साथ में वो जलेगी। देखिए यहाँ पे आपको जो चित्र है वो दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे तनु सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, उसके अंदर में हमने जिंक की कणिकाएं, जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले हैं और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। तो अब इसको हम एक परखनली से जब भेजेंगे और यहाँ पे जब हाइड्रोजन गैस के बुलबुले छोटे छोटे निकलेंगे, तब हम क्या करेंगे, एक मोमबत्ती को पास ले आएंगे। जैसे ही मोमबत्ती पास आएगी तो ये पॉप ध्वनि के साथ में हाइड्रोजन गैस जलने लगेगी। उससे हमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, एक धातु का अम्ल के साथ में अभिक्रिया हुई है और इसलिए हाइड्रोजन गैस निकली है। समझ में आया क्या होता है जब धातु और अम्ल की अभिक्रिया होती है? धातु और अम्ल साथ में मिलकर एक लवण बनाते हैं जो कि है जिंक सल्फेट यहाँ पे, और एक गैस छोड़ती है जो कि होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हमेशा वो हाइड्रोजन गैस छोड़ती है। समझ में आया हाइड्रोजन गैस को कैसे हम परखेंगे? हाइड्रोजन गैस के पास में जब हम जलती मोमबत्ती लाएंगे तो एक फट करके फटेगा, एक साउंड आएगी पॉप की। ठीक है, और उस तरह से वो गैस जलने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो एक ज्वलनशील गैस है। समझ में आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया आपको? धातुओं के साथ अम्लों और क्षारों की अभिक्रिया। अभी धातु जो है, हमने जैसे अभी पढ़ा, धातु के साथ में जब अम्ल मिलता है तो हाइड्रोजन गैस तो छोड़ता है, लेकिन जरूरी नहीं कि धातुएं अम्ल के साथ में ही हाइड्रोजन गैस छोड़े। कभी कभी क्या होता है, धातु बहुत ही ज्यादा प्रबल क्षार, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही प्रबल क्षारों के साथ में भी हाइड्रोजन गैस छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अम्ल और क्षार धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया अम्ल और बहुत प्रबल क्षार जो है वो धातुओं के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं, लेकिन सभी धातुएं अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रियाएं नहीं कर सकती। कुछ धातुएं हैं जो अम्ल और क्षार के साथ में अभिक्रियाएं नहीं करती है। ठीक है, हाँ, धातुएं जब भी अम्ल और क्षार के साथ में प्रतिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस छोड़ती हैं, लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जो कि अम्ल और क्षार के साथ में प्रतिक्रिया करते ही नहीं, अभिक्रियाएं करते ही नहीं, क्योंकि वो कर ही नहीं पाते। अब देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। अम्ल और धातु को जब मिलाते हैं तो अभिक्रिया से हमको मिलता है लवण और हाइड्रोजन गैस। जैसे हमने अभी पढ़ा था, अम्ल क्या था हमारे पास में, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, और धातु तो हमारे पास में जिंक की कणिकाएं। हमको लवण क्या मिला? लवण क्या होता है? नमक होता है जो इन दोनों को मिला के बनता है। ये खाने वाला नमक नहीं है, ये धातु का नमक अलग से बनता है। तो ये लवण है, ZnSO4 मिला था हमको और हाइड्रोजन गैस हमको मिली थी। तो अम्ल और धातु को मिला के लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। सभी धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापित नहीं कर सकती। कुछ धातुएं प्रबल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ती हैं और लवण बनाती है। जैसे कि मैंने बताया था,
कुछ धातु अम्ल के साथ में हाइड्रोजन गैस छोड़ती है और लवण बनाती है, और कुछ धातुएं प्रबल क्षार, मतलब NaOH बहुत ही ज्यादा एक प्रबल क्षार है, ठीक है, प्रबल क्षार। तो ये क्या है, धातु के साथ में जुड़ के हमको एक लवण देती है, ये है यहाँ का लवण, और हमको देती है हाइड्रोजन की गैस। हाइड्रोजन गैस हम कैसे पता करते हैं, इसको जब हम मोमबत्ती के पास लाते हैं तो ये क्या होता है, एक पॉप साउंड से जलता है, या फिर पॉप साउंड से जलता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो होती है एक ज्वलनशील गैस। ठीक है, इतना समझ में आया कि धातु अम्ल और क्षारों के साथ में क्या करते हैं, धातु अम्ल के साथ में एक लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और कुछ धातु क्षार के साथ में, प्रबल क्षारों के साथ में एक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। समझ आया? आगे बढ़ते हैं अब। एसिड के साथ धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट क्या होंगे, CO3 वाले, और हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं वो होंगे HCO3। ठीक है, तो अब क्या करते हैं एसिड या फिर अम्ल धातु के साथ में, देखते हैं। यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल से होकर गुजरती है तो घोल सफेद हो जाता है। ये अब हमने ये बता तो दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल से जब गुजरती है तो वो सफेद हो जाती है, लेकिन ये देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है और क्या होता है। अभी आप ये याद रखिए कि जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल से हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो घोल है वो क्या हो जाता है, सफेद रंग का हो जाता है। ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है और कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की गैस आती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण करने के लिए कि ये सही में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जानने के लिए हम लोग ये करते हैं कि क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक परख नली से हम गुजारते हैं और उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर प्रवेश करवाते हैं, और उससे अगर वो घोल सफेद हो गया तो उसका मतलब क्या है, जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, कार्बन डाइऑक्साइड ही है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगी, हम ये सब देखेंगे आगे। ठीक है, एसिड के साथ धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु जैसे CO3, ये ताकि आप भूल ना जाए, मैं हर स्लाइड पे लिख दूंगी। अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट के साथ में क्या अभिक्रिया करता है हम अब पढ़ेंगे, और वो जो पीछे CO2 हमने पिछला CO2 का परीक्षण पढ़ा था वो कहाँ काम आता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड के साथ या अम्ल के साथ अभिक्रियाएं करके संबंधित नमक या लवण कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देते हैं। मतलब धातु कार्बोनेट जब भी अम्ल के साथ में प्रक्रिया करता है तो हमको एक मिलता है नमक या लवण, एक मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक मिलता है पानी। हमने पहले पढ़ा था कि जब धातु के साथ में हम अम्ल या क्षार का अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है, लेकिन जब हम धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अम्ल का अभिक्रिया करवाते हैं तब हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी और लवण। वैसे ही धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि HCO3 जो है उसके साथ में जब हम अम्ल को मिलाते हैं तो वही नमक मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और पानी मिलता है। दोनों के साथ में जब अम्ल मिलता है तो हमको नमक मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और पानी मिलता है। समझ आया? धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ में जब एसिड का अभिक्रिया होता है तो हमको नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है। नीचे उदाहरण है, हम देखते हैं क्या उदाहरण है। देखिए Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ में जब हम HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड को मिलाते हैं तो उसकी एक अभिक्रिया होती है और हमको मिलता है लवण या नमक, पहली चीज। दूसरी चीज हमको मिलता है पानी, और तीसरा जो है वो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का गैस। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, एक नमक, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक पानी, ये तीनों चीजें हमेशा मिलती है, तो नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से जब हम NaHCO3 जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो हम फिर से हमको मिलता है नमक, पानी और
कार्बन डाइऑक्साइड। अभी पहले हमने देखा था कि हाइड्रोजन मिल रहा था तो उसका परीक्षण करने के लिए हम क्या करते थे, मोमबत्ती को पास ले आते थे। इसका परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, अभी हम पीछे जाते हैं, जो यहाँ से देखिए सोडियम कार्बोनेट है ये, और ये पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। क्यों? क्योंकि अम्ल और धातु कार्बोनेट मिलके हमको देता है पानी, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस परख नली से निकलेगी और हम क्या करेंगे, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल में मिला देंगे और घोल क्या होगा, सफेद हो जाएगा। घोल सफेद क्यों हो जाएगा, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं तो वो वहां पे एक अभिक्रिया करता है जिससे हमको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है सफेद रंग का, इसीलिए जो पूरा विलयन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो हमको सफेद बनता दिखाई देता है जब वो CO2 के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है। तो हमको मिलता है CaCO3 जो कि सफेद रंग देता है और उसके साथ में हमको मिलता है पानी। समझ में आया? ये रिएक्शन, ये तीसरी वाली जो रिएक्शन थी वो तीसरी रिएक्शन किसके लिए है, वो तीसरी रिएक्शन है CO2 के परीक्षण के लिए। ठीक है, CO2 के परीक्षण के लिए है ये तीसरा, पता करने के लिए कि ये CO2 ही तो है। ठीक है, इतना समझ में आया। धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अम्ल जो है वो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण करने के लिए हम उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से गुजारते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब वो प्रक्रिया करता है, अपनी प्रतिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सफेद रंग का होता है। इसलिए हमको जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है विलयन उसका, वो सफेद बदलता दिखाई देने लगता है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अम्ल क्षार अभिक्रिया, अभी तक हमने पढ़ा था अम्ल और धातु की अभिक्रिया, क्षार और धातु की अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट और अम्ल की अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड एंड बेस रिएक्शन। देखते हैं क्या होता है जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो हमको मिलता है हर बार पानी और लवण। फिर से मैं बोलूंगी, ये खाने वाला नमक नहीं है, ये धातुओं का अपना अपना नमक होता है। यहाँ पे NaCl बन रहा है लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार NaCl ही बने, अपने धातु के हिसाब से वो अपने नमक बदलता रहता है। तो हमने क्या सीखा, जब अम्ल और क्षार साथ में आते हैं, हाइड्रोक्लोरिक विलयन जो है वो अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षार है, ये दोनों जब मिलते हैं तो हमको मिलता है पहले तो पानी हर बार, और दूसरा हर बार हमको मिलता है एक लवण। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अब। उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखते हैं क्या है। अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ऐसी अम्ल और क्षार अभिक्रियाएं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। ये प्रतिक्रियाएं आमतौर पर प्रकृति में एक्सोथर्मिक होती हैं, यानी ये ऊष्मा के रूप में ऊर्जा छोड़ती है। क्या होगा, अभी जब अगर आप HCl और NaOH को साथ में मिलाएंगे तो NaCl मिलेगा जो कि है लवण, और पानी मिलेगा। ठीक है, उसके साथ में हमको मिलेगी ऊर्जा। ऊर्जा को मैं लिख लेती हूँ H। ठीक है, ऊर्जा भी निकलेगी। जब ऊर्जा निकलती है, छोड़ता है, जब कोई अभिक्रिया ऊर्जा छोड़ती है तो उसको हम एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, प्रकृति में जब एक्सोथर्मिक अभिक्रिया होती है तो ऊष्मा के रूप में वो ऊर्जा छोड़ती है। ऊष्मा बोले तो गर्मी। तो क्या होगा, जो आपका टेस्ट ट्यूब होगा, जो आपकी प्रक्रिया नली होगी, वो गर्म होने लग जाएगी जब आप हाइड्रोक्लोरिक विलयन और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को साथ में मिलाएंगे। ठीक है, समझ में आया? और इन अम्ल और क्षार की एक दूसरे के साथ में जब प्रक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, उसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। उससे हमेशा उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमको क्या मिलता है, लवण और पानी। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अब।
ये याद रखना कि हर बार उदासीनीकरण अभिक्रियाएं जो हैं वो आमतौर पर एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि वो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा छोड़ती हैं। आगे देखते हैं, धात्विक ऑक्साइडों की अम्लों के साथ अभिक्रिया। यदि हम कॉपर ऑक्साइड और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं तो हमें नीले हरे रंग का विलयन प्राप्त होता है। नीला हरा रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। एक धातु ऑक्साइड और एक एसिड के बीच सामान्य प्रतिक्रिया को इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए, तो जब भी हम धातु ऑक्साइड और अम्ल को मिलाते हैं तो हमको हर बार मिलता है फिर से लवण और पानी। मतलब यहाँ पे हमको जो रिएक्शन दे रखा है वो लिखते हैं। यहाँ पे हमको दे रखा है कॉपर ऑक्साइड और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब इसमें पानी मिला हुआ है, ये बहुत पतला है। तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, माफ कीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमको इससे क्या मिलता है? हमको मिलता है कॉपर क्लोराइड, जो कि होता है नीले हरे रंग का। इसका होता है नीला हरा रंग, और हमको एक और चीज मिलती है, वो होता है पानी। ठीक है, याद रखिएगा, धात्विक ऑक्साइड के साथ में अम्ल जब भी मिलता है तो हमको फिर से देता है लवण या नमक और पानी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये बस याद रखने की चीज है आपके लिए कि धातु ऑक्साइड के साथ में अम्ल मिलकर नमक बनाते हैं और पानी बनाता है। किस तरह? जिस तरह से उदासीनीकरण प्रतिक्रिया में अभिक्रियाओं में होता था, उसमें भी क्षार और अम्ल मिलकर हमको क्या देते थे? नमक और पानी। उसी तरह धातु ऑक्साइड और अम्ल मिलकर हमको देते हैं नमक और पानी। इसके बारे में हम आगे भी बात करने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया ना? याद रखिएगा ये। क्षारों के साथ अधात्विक ऑक्साइड। अभी हमने क्या पढ़ा था? अम्ल के साथ में धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्षारों के साथ में अधात्विक ऑक्साइड। एक अधात्विक ऑक्साइड जो कि नॉन मेटालिक, मतलब एक अधात्विक ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, एक क्षार जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके नमक और पानी देता है। जिसके क्या मतलब? इसका मतलब है कि अधात्विक ऑक्साइड यानी कि CO2 जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, जो कि एक क्षार है, ये एक क्षार है ना, ये एक क्षार है, इसके साथ में अभिक्रिया करता है तो हमको मिलता है फिर से नमक और पानी। ठीक है, अतः ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। मतलब पीछे हमने देखा था पिछले स्लाइड में कि धातु ऑक्साइड जो है वो अम्ल के साथ में नमक और पानी देते हैं। और कौन सी चीज थी जो अम्ल के साथ में हमको देता था नमक और पानी? क्षार देता था हमको अम्ल के साथ में नमक और पानी। इसका मतलब जो धातु ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो धातु ऑक्साइड है यहाँ पे ये होता है क्षारीय प्रकृति का। क्यों? क्योंकि क्षार और अम्ल मिलकर हमको देते हैं लवण और पानी। ठीक है, प्रकृति का। उसी तरह से अधात्विक ऑक्साइड जो है वो हमको क्षार के साथ में फिर से देते हैं लवण और पानी। और कौन सी चीज है जो क्षार के साथ में हमको लवण और पानी देते हैं? बिल्कुल सही, अम्ल। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो अधात्विक ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्यों? क्योंकि अम्ल ही क्षार के साथ में लवण और पानी देता है। उसी तरह से पीछे भी धात्विक ऑक्साइड जो है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो और अम्ल, क्षार और अम्ल हमको देते हैं लवण और पानी। समझ में आया? धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? अधात्विक ऑक्साइड होती है अम्लीय प्रकृति की और धात्विक ऑक्साइड होती है क्षारीय प्रकृति की। क्यों? क्योंकि धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ में लवण और पानी देते हैं। उसी तरह जिस तरह से क्षार अम्ल के साथ में पानी और लवण देते हैं और अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ में लवण और पानी देते हैं, उसी तरह जिस तरह अम्ल क्षार के साथ में लवण और पानी देते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न 1, पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? पीतल और तांबा क्या है हमारे? ये है धातु, ये धातु हैं। धातु के साथ में दही और खट्टे पदार्थ, ये क्या हो गए हमारे? अम्ल। और हमने अभी पढ़ा था धातु और अम्ल मिलाकर प्रतिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, है ना? ये दोनों मिलाकर खाना खराब कर देते हैं और खाना जो है खाने लायक नहीं रहता है। इसलिए पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि धातु और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं और हमको हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और एक लवण बना देते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो जाता है। खाना क्यों खाने लायक नहीं रह जाता है? क्योंकि लवण बन जाता है उस खाने का, धातु और अम्ल साथ में मिला के, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ये जो लवण है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक है, हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए खाना जो है वो खाने लायक नहीं रह जाता है। इसलिए हम पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखते। पीतल और तांबा होता है धातु, दही और खट्टे पदार्थ होते हैं अम्ल, और दोनों अभिक्रिया करते हैं और खाना बिगाड़ देते हैं। समझ में आई ये प्रश्न? आगे बढ़ते हैं। जब अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण से समझाइए। आप इस गैस की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? देखते हैं। क्या दे रखा है? अम्ल। अम्ल मान लीजिए हमारा तनु सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और धातु जिंक, जिंक की कणिकाएं हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल पढ़ा था, ठीक है। तो जब अम्ल और धातु अभिक्रिया करते हैं तो हमको मिलता है ZnSO4 जो कि है लवण, और उसके साथ में हमको एक और चीज मिलती है जो कि है हाइड्रोजन गैस। देखिए ZnSO4 बना लेंगे एक पदार्थ और अलग से बन जाएगा हमारा हाइड्रोजन गैस। तो जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। पहले प्रश्न का तो उत्तर मिल गया, कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण से समझाइए। हमने उदाहरण बता दिया। सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैन्यूल, जिंक की कणिकाओं को जब हम मिलाते हैं तो हमको मिलता है जिंक सल्फेट का लवण और हाइड्रोजन गैस। उदाहरण भी मिल गया, ठीक है। अब इस गैस की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? याद करिए मैंने क्या बताया था। हाइड्रोजन गैस जो है वो बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील गैस है ना। तो इसका क्या करेंगे? पास में हम लाएंगे एक मोमबत्ती, ठीक है। मोमबत्ती जैसे ही पास आती है तो हाइड्रोजन गैस जो है वो जलता है एक पॉप साउंड में। पॉप साउंड आएगी, एक बहुत फट करके फटने की कुछ आवाज आएगी, पॉप साउंड, पॉप आवाज आएगी। और क्या होगा? जो गैस है वो जलने लग जाएगा, ठीक है। और उससे हमको समझ में आएगा कि हाइड्रोजन गैस ही है हमारे पास में, हाइड्रोजन गैस ही निकली है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस कैसे निकालेंगे? मोमबत्ती को पास में ले जाएंगे तो पॉप साउंड से, पॉप आवाज से वो हाइड्रोजन गैस जलने लग जाएगी। उससे हमको समझ में आ जाएगा कि वो हाइड्रोजन गैस ही है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण क्या है? तनु सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम जिंक कणिकाओं के साथ में मिलाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलता है। लवण यहाँ पे कौन सा है? ZnSO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। प्रश्न 2 समझ में आया। प्रश्न 3 पे चलते हैं अब। धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बुदबुदाहट उत्पन्न करता है। निकलने वाली गैस एक जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि बनने वाले यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो प्रतिक्रिया के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। ठीक है, हमको धातु यौगिक A दे रखा है और हमको तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी दे रखा है, और हमको ये बता रखा है कि बनने वाले यौगिकों में से एक है कैल्शियम क्लोराइड। लिख देते हैं, एक है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड एक बन रहा है, और इसके साथ में क्या क्या बनेगा हमको ये निकालना है, और आखिर ये धातु A है क्या हमको ये भी निकालना है। तो हम देखते हैं कि जो एक गैस निकलती है, मान लीजिए C जो है वो गैस है, जो गैस निकलती है वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। वो
मोमबत्ती को बुझा देती है। ठीक है, वो बुझा देती है मोमबत्ती को। अब हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता क्योंकि जलती हुई मोमबत्ती पॉप साउंड से उस गैस को भी जलाने लगती है, तो तब हमको पता पड़ता है कि वो हाइड्रोजन है। कौन सी ऐसी गैस है जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है एकदम? वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जब उसको जलती हुई मोमबत्ती के पास में लाते हैं तो मोमबत्ती बुझ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्वलनशील गैस नहीं है, वो मोमबत्ती को बुझा देती है। तो हमको ये भी समझ में आ गया कि C जो है वो CO2 है। अब हमको ये देखना है कि कौन सी अभिक्रिया है जिससे अम्ल के साथ में कोई एक धातु हमको देता है लवण और कार्बन डाइऑक्साइड। हमने पढ़ा था कि किस तरह से धातु कार्बोनेट हमको अम्ल के साथ में लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो हम पता कर लेंगे कि जिस तरह से लवण दे रखा है, लवण का धातु वाला जो पार्ट है उस धातु का कार्बोनेट होगा यहाँ पे। क्यों? ताकि हमको उससे मिल पाए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ तभी निकलता है जब अम्ल जो है वो या तो धातु कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करे या अभिक्रिया करे, या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। और यहाँ पे हम लेंगे धातु कार्बोनेट। आप धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं, यहाँ पे CaHCO3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। और इसको अब संतुलित करना है तो देखते हैं, बाकी हर चीज तो संतुलित है। Ca 1 है, CO3 C जो है वो भी 1 है, O भी 3 ही है। अब देखते हैं जो Cl है वो 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे Cl 1 ही है, और जो हाइड्रोजन है वो 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है। तो बस हम यहाँ पे एक 2HCl लगा देंगे। तो ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन होगी CaCO3 प्लस 2HCl जो हमको देता है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। कैसे हमको मिला? हमको ये पता था मोमबत्ती बुझाने वाली गैस होगी CO2, और हमको CaCl2 भी दे रखा था। उससे हमको पता पड़ा CO2 निकला है तो जरूर, CO2 और लवण निकला है तो जरूर अम्ल के साथ में धातु कार्बोनेट का अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, तो धातु कार्बोनेट कैसे, हम कौन से धातु का है पता करेंगे? लवण में जो धातु वाला हिस्सा है उसके आगे बस हम कार्बोनेट लगा देंगे। तो धातु कार्बोनेट हो गया CaCO3, और 2HCl जो है अम्ल हो गया, और CaCl2 हमारा लवण हो गया, H2O हमारा पानी हो गया, और CO2 हमारी गैस हो गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे भी और इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, बट आज के सेशन के लिए, इस सेशन के लिए बस इतना ही। आप पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। आगे हम पूरा का पूरा अध्याय एक एक करके खत्म कर देंगे। धन्यवाद।